हाँ मिनिमम ड्रिफ्ट वाला मैं बताया, वही वाला करवा रहा हूँ मैं। सुना ध्यान से, कल हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे मिनिमम ड्रिफ्ट वाला, ठीक है। मैं ना तुमको उसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। वही शॉर्टकट तुम्हें याद रखना एग्जाम्स के लिए। जो कल मैंने बताया था ना, ठीक है, वो एक्चुअली कंसेप्ट गेन के लिए था। कंसेप्ट गेन एक चीज होता है और शॉर्टकट दूसरी चीज होती है। कंसेप्ट गेन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना हमारे लिए शॉर्टकट हो, ठीक है। वो शॉर्टकट हमको तभी याद रहता है जब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। देखो शॉर्टकट क्या, देखो उस क्वेश्चन का, यहाँ पे ऐसे करके रिवर फ्लो कर रही थी, और यहाँ पर ये ऐसा सवाल अगर होता, सोचो, एक मान लो एक रिवर की फ्लो है जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। बेसिकली कली वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। एक आदमी जो है वो जा रहा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बताओ वो किस एंगल पे स्विम करेगा ताकि उसका ड्रिफ्ट जो है मिनिमम हो। वो किस एंगल पे स्विम करे वो आदमी, ठीक है। ये रिवर की फ्लो है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, 3 kph। ये किस स्पीड किस एंगल पे जाए ताकि ड्रिफ्ट कैसी हो, मिनिमम। कल ही वाला क्वेश्चन है। तो देखो याद रखना है, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट साइन थीटा इक्वल्स टू, ये हम इसको हम क्या लेते थे, इसको हम लेते थे बी आर को हम लेते थे शॉर्ट पे वी लिखते थे, ठीक है। और इसको हम लोग शॉर्ट पे क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यू बाय वी, ठीक है। याद रखना एक चीज कि अगर आदमी की स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा होगी तभी पॉसिबल होगा कि वो या बिल्कुल अपोजिट एंड पर पहुंच पाए। अगर आदमी की स्पीड रिवर की स्पीड से कम होती है तो वो कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। वो समवेयर यहाँ पे आएगा क्योंकि रिवर उसको खिसका करके यहाँ तक के लिए आएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मिनिमम, ठीक है। अगर आपको ड्रिफ्ट देखना है तो साइन थीटा एकदम जनरल सी चीज है। साइन थीटा इक्वल टू छोटा बटे बड़ा। छोटा बटे बड़ा मतलब स्मॉल बाय बिग। अगर ये ऐसा होता, ये मान लो 5, ये होता अगर 3 और ये होता अगर 5, उसका मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या एंगल होना चाहिए, तो मैं लिखा साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। अगर मिनिमम ड्रिफ्ट की बात की जाए तो क्या ट्रिक याद रखना है कि हमेशा छोटा वेलोसिटी बाय बड़ा वेलोसिटी। अगर आदमी की वेलोसिटी ज्यादा है तो ड्रिफ्ट वहां पे हमें क्या मिलेगा, जीरो। मिनिमम ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर आदमी की स्पीड अगर छोटी होती है, रिवर की स्पीड बड़ी होती है, तो मिनिमम ड्रिफ्ट हमें कुछ मिलेगा लेकिन वो जीरो के इक्वल नहीं होता। वो क्या होता है, कुछ एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है फाइंड दिस ड्रिफ्ट, फाइंड थीटा इन दिस केस फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। तो फाइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारा हो जाएगा, साइन थीटा हमारा हो जाएगा u बाय v दैट इज 3/5 दैट इज 37 डिग्री। फॉर दिस 37 डिग्री वी गेट मिनिमम ड्रिफ्ट, क्लियर। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है इसका, फाइंड दिस ड्रिफ्ट, ठीक है। ये ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू हमको निकालने बोली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये x कैसे निकल जाएगा, यहां से लेकर के यहाँ पे जाने का टाइम, वो टाइम निकाल लो, ठीक है, क्लियर। और उस टाइम को मल्टीप्लाई कर दो हॉरिजॉन्टल के साथ। तो पहले मैं निकाल सकता हूँ टाइम, फाइंड डिस्टेंस, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। ये मेरा कितना है, ये मान लो डिस्टेंस, एक बात के लिए ये मुझे दिया गया डिस्टेंस 0.5 किलोमीटर, ठीक है।
ये हो जाएगा 0.5 बाय v दैट इज 3 डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, ठीक है। ये आदमी कैसा जाएगा, ये आदमी ऐसा जाएगा, ठीक है। ये आदमी ऐसा जाएगा। टाइम टेकन 0.5 बाय 3 cos थीटा, ठीक है। cos थीटा मतलब कितना हो गया, cos 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 37 डिग्री। तो 37, क्योंकि मैंने एक चीज समझ के रखी है भाई, रिवर की स्पीड बड़ी हो कि बोट की स्पीड बड़ी हो, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए हमेशा क्या करते हैं, छोटा बाय बड़ा, ठीक है। अगर आदमी की वेलोसिटी बड़ी क्या होती बोल है रहे तो हो आप? मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो आती है, और अगर रिवर की स्पीड बड़ी होती है तो मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो नहीं आती, लेकिन कुछ और आएगी, लेकिन उसकी मिनिमम वैल्यू हमको उस एंगल के लिए मिलेगी। टाइम टेकन टू कॉज, ये कितना हो जाएगा देखो तो, ये हो जाएगा 0.5 बाय 3 इंटू कॉस 37 कितना हो जाएगा 4 बाय 5, ये हो जाएगा 2.5 बाय 12, ठीक है। ये हो जाएगा टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अब ये आदमी रिवर क्रॉस करेगा लेकिन वो आगे भी खिसक रहा है, देयरफॉर ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, जितने समय में वो अपना वाई कवर करेगा उतने समय में वो एक्स भी कवर करेगा, क्योंकि वो हो क्या रहा है, वो वाई भी जा रहा है और वो एक्स भी जा रहा है, बॉडी तो एक ही है। तो वाई के लिए जो डिस्प्लेसमेंट के लिए समय लगेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट समय लगेगा एक्स के लिए भी, देयरफॉर एक्स कितना हो जाएगा। अब देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट हम क्या देखते हैं, 5 वेलोसिटी इधर थी, 5 इधर कितनी वेलोसिटी थी, -3 कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा ले लेंगे, इनटू व्हाट इज द टाइम, टाइम यहाँ पे हो जाएगा 2.5 बाय 12, और साइन थीटा, थीटा तो मुझे पता है ना, यहाँ पे थीटा कितना है 37 डिग्री, इंटू 2.5 बाय 12, ये 5 माइनस साइन 37 हो जाता है हमारा 3 बाय 5, तो 3 3 9 बाय 5 इंटू 2.5 बाय 12, ये हो जाएगा 16 बाय 25 इंटू 2.5 बाय 12, ये 10 से कट जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, इंटू टाइम कितना 2.5 बाय 12 है ना, हाँ। ये मेरा कितना आ जाएगा, 25, यहाँ 5 बचेगा ना, ये आ रहा है 25 माइनस 9 दैट इज 16 बाय 5 तो 2.5 बाय 12, ये हो जाएगा 5 5 का 25, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 2 बाय 3। देखो तो कल वाला आंसर आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल से मैथ्स वाला है कि नहीं हो रहा, तभी मैं ये निकाला था ना, ठीक है। और अगर तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। जब भी मिनिमम ड्रिफ्ट के सवाल पूछे जाते हैं तो पहले थीटा निकाल लो, ठीक है। थीटा अगर हमने निकाल लिया, यहाँ पे अगर ये हमने थीटा मान लिया, अगर विद दिस लाइन थीटा है तो हमने यहाँ थीटा निकाल लेंगे 30 जो भी आएगा, ठीक है। वो थीटा निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, वो थीटा यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। और ड्रिफ्ट की वैल्यू उस समय हम निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि भाई ये तो हम ये कोई अलग सा कैसे ट्रिक आ गया, तो ये देखो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट पर ही है। बेसिक कंसेप्ट कल हमने क्या सीखा था देखो तो, बेसिक कंसेप्ट हमने कल जो सीखा था कि अगर हमको मिनिमम ड्रिफ्ट निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मिनिमम ड्रिफ्ट अगर हमको निकालने के लिए बोला जाए तो मिनिमम ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ये x इक्वल्स टू u v, ये v है, माइनस u साइन थीटा, दिस इज वेलोसिटी अलोंग x, इनटू टाइम, टाइम क्या हो जाएगा d बाय, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा था u बाय u cos थीटा,
तो मिनिमम फ्लूइड निकालने के लिए हम क्या करते थे, dx पर डी थीटा को 0 कर देते हैं, ठीक है। और ये d कांस्टेंट u कांस्टेंट, तो क्या करते थे हम लोग, d v माइनस u साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय डी थीटा को 0 कर देते, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। फिर कल वाले सवाल में थीटा को यहां से लिया गया था हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, इसलिए वहां पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे u साइन लिखा था, ठीक है, और यहाँ पे u कॉस लिखा था। बाकी एंगल कहीं से भी मेजर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेन तुमको ये ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। आई थिंक इस पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये कल बिल्कुल कल वाला सवाल है, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा सिंपल कर दिया एंगल ये लेकर, और कुछ नहीं, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो उसके बाद एक दो सवाल और बाकी थे, इसको मैं आगे आगे स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 देखो आप, दो क्वेश्चन इससे बाकी थे। दो फ्रेंड है ए और बी, और दे आर स्टैंडिंग एक्स डिस्टेंस अपार्ट। और बोला गया है कि इन ओपन फील्ड एंड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। विंड कहां से कहां ब्लो कर रहा है, ए से बी। विंड की स्पीड मान लो यू है। ए बीट्स अ ड्रम, ए ड्रम को बीट करता है, एंड बी हियर्स द साउंड, और बी साउंड को हियर करता है। जैसे ड्रम मारा, इसने देखा और साउंड को हियर करता है वो T1 टाइम के बाद। ड्रम कौन मार रहा है, ए, साउंड कौन हियर कर रहा है, बी, ठीक है। तो अब यहां पर पूछा गया है कि अगर ये T1 टाइम के बाद अगर हियर करता है और साउंड की स्पीड मान लो v है, तो मुझसे अगर ये पूछा जाएगा कि बताओ T1 क्या हो जाएगा, तो T1 हो जाएगा x बाय u प्लस v, डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड। याद रखना साउंड जा रहा है एयर के डायरेक्शन में, विंड के डायरेक्शन में, दोनों की स्पीड को हम लोग क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे। सेकेंड पार्ट पे क्या बोला गया है, अब यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि दोनों इंटरचेंज कर देते हैं अपनी पोजीशन को। देखो मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग घर पे क्वेश्चन सारे ट्राई करके बैठे होगे। जब तक क्वेश्चन नहीं ट्राई करोगे यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। अब बोला कि ए एंड बी इंटरचेंज है पोजीशन। ए बोलता है बी को, ए बी की जगह पे जाता है, बी ए की जगह पे आता है, ठीक है। और ए अपना ढोल लेकर के जाता है बी की जगह पे। अब बी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे, ए फिर से अपना ढोल बजाता है। अब विंड जो होती है, ठीक है, हवा, वो ए और बी के पोजीशन पे तो डिपेंड करती नहीं है। हवा तो जैसे ब्लो कर रही थी वैसी की वैसी ब्लो करती रहेगी, तो यू ऐसे है। लेकिन पहले साउंड ए से बी की तरफ जा रहा था, डायरेक्शन क्या था, बी का। अब जब ए यहाँ पे जाकर के ढोल बजाएगा, फिर से बी उसकी साउंड को सुनेगा, और अब साउंड कैसा जाएगा, इधर। अब बताओ, जो टाइम लगेगा, ठीक है, जो साउंड को सुनेगा, वो टाइम के लिए मैं क्या लिखूंगा, एक्स बाय यू प्लस बी लिखूं, कि यू माइनस बी की वी माइनस क्या बोलते हो, एक्स बाय यू प्लस बी कि एक्स बाय यू माइनस बी कि एक्स बाय वी माइनस यू, क्या बोलते हो, क्या लिखूं मैं इसको। बाकी लोग बोलो। सबको बोलो। ओके, बाकी लोग भी दो आंसर। तन्मय, शिफा, जीवांशी, ध्रुवी, पूजन, सबको दो आंसर।
अरे देखो, अगर यहाँ पे साउंड ऐसे जा रहा है, विंड ऐसे जा रही है, साउंड की स्पीड बड़ी होगी तब ना ये पहुंच पाएगा यहाँ पे। तुम सोचो ना, तुम अगर साइकिल चला रहे हो, ठीक है, और इधर हवा आ रही है, ठीक है, तुम ऐसा सोचो कि तुमको कोई धक्का मारा, तुम आगे जाने की कोशिश करो, और तुम्हारे पे धक्का जो लग रहा है वो तुम्हारी से ज्यादा है, तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो? यहाँ पर अगर साउंड की स्पीड अगर v है, तो साउंड की स्पीड बड़ी होनी चाहिए ना विंड की स्पीड से, तभी ना ये साउंड आगे जा पाएगा। यहाँ पे x बाय वी माइनस यू होगा। यहाँ पे मैंने v प्लस लिखू, v प्लस यू लिखू या u प्लस v लिखू, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे साउंड कैसे जाएगा, a से b जाएगा, तो साउंड की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू द विंड की स्पीड। और वैसे भी यार साउंड क्या कहते हैं, अगर तुम देखो ना तो साउंड की स्पीड कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर हम बात करें 340 मीटर पर सेकेंड, और अगर साउंड की स्पीड की बात, अगर हम विंड की स्पीड की बात करें तो विंड की स्पीड कितनी होती है, साइक्लोन भी अगर आ जाए ना, ठीक है, तो भी विंड की स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर जाएगी। 900 इंटू 5/18 करोगे कितना हो जाएगा, 250 मीटर पर। अगर साइक्लोन अगर आ जाए ना तो 900 किलोमीटर पर आवर आता है, ठीक है, जिसमें कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। वैसे तो विंड की स्पीड कितनी होती है, 20, 25, 30, 50 किलोमीटर पर आवर, उससे ऊपर क्या जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, T2 हो जाएगा x पर v माइनस। हमसे क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर v एंड द स्पीड ऑफ द विंड, ठीक है। हमको निकालने बोल दिया कि v और u की वैल्यू निकालो, तो ये निकाल सकते हो तुम्हारा आसानी से। v प्लस यू हमारा क्या हो जाएगा, x बाय t1, और v माइनस यू हमारा क्या हो जाएगा, x बाय t, ठीक है। तो यहाँ पे खाली इक्वेशन सॉल्व करना है, इसको नोट कर लो, तो खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको फटाफट नोट करो। आई होप सबको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला सवाल 51 नंबर, ये काफी अच्छा सवाल है, प्रीवियस क्वेश्चन का ही है। बोला गया कि ए और बी ऐसे थे, ठीक है। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम change their position in such a way that the line joining them becomes perpendicular to the direction of the wind। अब क्या बोलता है, ए जो विंड ऐसे ब्लो कर रही थी यू स्पीड से, अब ए क्या करता है, ए अपनी जगह चेंज कर देता है। ए कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, ए यहाँ पे आ गया। such that the line joining them becomes perpendicular direction to the wind when the material separation x। अभी क्या, अब ए यहाँ पे आ गया, विंड ऐसे ब्लो कर रही है और ए यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर आने के बाद अब जो ए है ना, इनकी दूरी अभी भी कितनी है, x। अब ए जो है ना, बी ड्रम बजाता है, अपना ढोल बजाता है, ठीक है, और बी उसके ढोल को सुन करके नाचता है। अब जब ए यहाँ से ढोल बजाएगा तो ये पूछा गया है कि बताओ कितने समय के बाद ए जो है, बी जो है ए की साउंड को सुनेगा, मतलब व्हाट इज द टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। बेसिकली लैंग्वेज का मतलब यही है कि ए ने ढोल बजाया, बी उसको कितनी देर बाद सुनेगा, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स कर दी गई है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर समझना इस चीज को ध्यान से
कि सबसे पहले मैं तुमको समझाता हूँ कि ये जो सवाल है, ये सवाल हमारे रिवर बोट प्रॉब्लम से कैसी है अलग। याद रखना, बोट में और साउंड में वैसे तो कंपैरिजन इनका बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है, लेकिन हमें जो चीज देखनी है बोट और साउंड में क्या फर्क है इस क्वेश्चन के अंदर। बोट की रफ्तार सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है। बोट की वेलोसिटी कैसी हो सकती है, यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। अगर बोट लेफ्ट पे जा रही है तो लेफ्ट पे जा रही होगी, राइट पे जा रही है तो राइट पे जा रही है। बोट एक टाइम पे दो डायरेक्शन में नहीं चल सकती। लेकिन साउंड क्या होता है, साउंड तो मल्टी मल्टी डायरेक्शन होती है। तुम यहाँ पे जैसे हमने कोई ढोल बजाया, साउंड ऐसे ही जाएगी, साउंड ऐसे ही जाएगी, साउंड ऐसे ही जाएगी, साउंड, क्योंकि अगर कोई पर्सन यहाँ पे वो भी साउंड को सुन रहा है, कोई पर्सन अगर यहाँ पे, ठीक है, वो भी साउंड को सुन रहा है, कोई पर्सन यहाँ पे वो भी साउंड को सुन रहा है। साउंड को हर एक आदमी कैसे सुन सकता है, क्योंकि साउंड हर एक डायरेक्शन में जाती है। आई बात समझ में? और वो जो कान जो जिस साउंड को सुनता है वो उसी वेव को सुनता है जो उसके डायरेक्शन में आ रही है। वो साउंड को जो सुन रहा है वेव ए की वजह से सुन रहा है, ना कि वेव बी या सी या डी की वजह से। ये वाला जो पर्सन है वो सुन रहा है बी की वजह से, ना कि ए के, ना कि सी के, ना कि डी की वजह से, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ये ए है, ए ने ढोल बजाया, ठीक है, और यहाँ पे ये विंड है, ठीक है। जो साउंड की स्पीड मान लो वी है। अब तुम सोच के बताओ मेरे को, मैं तुम्हारे पे ये छोड़ता हूँ, तुम मुझे बताओ कि सबको देगा आंसर मेरे को इस सवाल का। एक, यार, दो, तीन, ठीक है। यहाँ मैंने ना साउंड के इनफाइनाइट डायरेक्शन होंगे, बहुत सारे बना सकते हो, नीचे ऊपर दाएं बाएं बहुत सारे बना सकते हो। तुमको मैं तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, बताओ। जो बी, जो ड्रम से साउंड ऐसे निकल रहा है, ठीक है, हर तरफ पे निकल रहा है, हर तरफ पे साउंड निकल रहा है, ठीक है। मैंने तुम्हें तीन ऑप्शन दिए, 1, 2, 3। बी जो सुनेगा साउंड को कौन सी वेव की वजह से सुनेगा, कौन से डायरेक्शन वाले वेव की वजह से सुनेगा, 1, 2 की 3, सबको बताओ आंसर। फर्स्ट, सेकेंड, ओके, और बाकी लोग क्या बोलते हो? 2, बाकी सबको दो आंसर। ध्रुवी, निशिल, शिफा, तन्मय, पूजन, सब पूजन ने आंसर दिया, बाकी सबको दो आंसर। अरे गलत ही तो, कुछ सोचो तो ऐसे लोग को कैसे समझ में आएगा कि तुम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी लोग भी दो आंसर। ओके, देखो, पहली बात तो याद रखना है, बी जो साउंड को सुनेगा ना, ठीक है, वो 3 तो हो ही नहीं सकता है, ना वो 2 हो सकता है, ठीक है। वो सुनेगा उसको 1 की वजह से। समझो, रीजन समझो। अरे वन जो 2 वाली वेव थी ना, उसको तो साउंड खिसका करके इधर ले जाएगा, ठीक है। जो वेव्स, जो एयर में जो कॉम्प्रेशन एयर फ्रैक्शन बनेंगे ना, ठीक है, उसको तो विंड जो है ना 1 वाले को खिसका करके इधर ले जाएगा, और जो 2 वाले को इधर ले जाएगा। 1 वाला जो इधर है ना वो भी खिसक के इधर आएगा, तो 1 वाले के पास चांसेस होगी ना कि वो पहुंच पाए बी पर। हाँ, रिवर बोट जैसा ही है, ठीक है। कैसे रिवर की वेलोसिटी थी, रिवर बोट में बस इतना ही फर्क है कि भाई रिवर बोट की डायरेक्शन एक तो होती है, रिवर साउंड की डायरेक्शन में नहीं होती है, लेकिन कंसेप्ट तो वही लगेगा। तुमको अगर मान लो यहाँ से यहाँ पहुंचना है बोट लेकर के, तो बोट यहाँ से यहाँ पहुंचना है, रिवर ऐसे फ्लो करिए, तुम क्या बोट ऐसे चलाओगे? यहाँ पहुंचने के लिए तो बोट ऐसे चलाओ, तुम तो बोट ये डायरेक्शन चूज करोगे ना। आई मेरी बात समझ में? सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो आंसर दिया, सबको क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
अब सुनना ध्यान से, अब हमको एक बात समझ में आ गई कि हमारा जो साउंड है जो उसको पहुंचाएगा वहां पे, वो कौन सा डायरेक्शन फॉलो करेगा, 1 वाला। ये मत से मैंने यहाँ पे ये दिखा दी मैंने, ये हमारी हो गई साउंड की वेलोसिटी, और ये हमारी हो गई रिवर की वेलोसिटी। ठीक है, एक मिनट, हेलो, हमें पढ़ा रहा हूँ, हेलो, हाँ, ये हमारा हो जाएगा u, ठीक है, दैट इज द विंड की स्पीड, ये हमारा क्या है, इसकी स्पीड, ठीक है, और ये हमारा डिस्टेंस। अब देखो, अब हमसे क्या पूछा गया है कि बताओ टाइम क्या होगा, तो ये सीधे यार वही वाला सवाल हो गया ना, ये u इधर है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टाइम हो जाएगा हमारा, ये u, ये जो विंड है, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर ही सकते हैं हम लोग कहीं पर भी, सेम वे दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द रिवर बोट प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं पैरेलल शिफ्ट को उसको इधर दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, x बाय v cos थीटा, टाइम क्या हो जाएगा, x बाय v cos थीटा। अच्छा, अब देखो तो ये जो साइन थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, परपेंडिकुलर u बाय v, क्योंकि ये u क्या है, ये u दिखाता है लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, लाइन तो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड, तो u लेंथ किसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया गया है, अकॉर्डिंग टू द विंड वेलोसिटी, v लाइन किसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया गया, अकॉर्डिंग टू द वेव वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी। मान लो अगर u 3 होता तो मैं इसको 3 सेंटीमीटर से ड्रॉ करता, v अगर 5 होता तो मैं 5 सेंटीमीटर से ड्रॉ करता, ये लेंथ इसका बाय लेंथ इसका। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे cos थीटा होता है रूट 1 हमारा sin स्क्वायर थीटा, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, रूट पे डाल दो, बाय इसका रूट करेंगे तो v बच जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे x बाय v, v cos थीटा इज रूट ओवर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय v, v कट गया, दिस इज आवर आंसर, v इक्वल्स टू x बाय रूट। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है ये, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में ये वाला सब जो है साउंड चैप्टर में आ जाए, ठीक है, लेकिन साउंड चैप्टर में भी आता है, जितनी नॉलेज हमको साउंड के लिए चाहिए थी, ठीक है, उतनी नॉलेज तुम लोगों ने क्लास 9th 10th में पढ़ के रखी थी, ठीक है, इसलिए ये सवाल अगर हम काइनेमेटिक्स में भी पढ़ते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, एंड पहली थिंग, एंड सेकंड थिंग, वी हियर द दैट वेव, ठीक है, व्हिच इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स अस, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स का खत्म हो गया, लेकिन याद रखना काइनेमेटिक्स कोई भी चैप्टर तुम्हारा जो है ना खत्म नहीं होता है, ठीक है, यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ठीक है, तुमको डीपी उसकी मिलती रहेगी, तुमको सारे के सारे प्रैक्टिस पे लगे रहना होगा। अब वापिस ज्वाइन करना, ठीक है। अब सुनो, आज अब मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ एनएलएम, ठीक है। देखो मैंने पहले तो सोचा था कि मैं तुमको एनएलएम के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा एससी वर्मा के, लेकिन उसके बाद मैंने क्या सोचा है कि मैं तुम्हारे थोड़े कंसेप्ट और क्लियर करता हूँ एनएलएम के, आज भी कंसेप्ट थोड़े और क्लियर करूंगा, ठीक है, कल भी करूंगा थोड़े कंसेप्ट और, उसके बाद तुम घर पे बैठ करके एससी वर्मा के क्वेश्चंस ट्राई करो, वो कंसेप्ट सीखने के बाद तुम्हारे ऑटोमेटिकली बहुत सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि याद रखना है इस चीज को, हमारे लिए फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कोर पार्ट है कंसेप्ट। कभी भी आईआईटी का तुम पेपर उठा लो, मेडिकल का तुम पेपर उठा लो, हर समय जो चीज रिपीट करती है वो कंसेप्ट होती है, ठीक है, क्लियर। इसलिए मैं तुम्हें कुछ अलग अलग तरह के कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, उसके बेसिस पे हम लोग फिर आगे जो भी डाउट है पहले तुम लोग ट्राई करना सवाल, फिर डाउट तुम लोग क्लियर करना। सबसे पहला तो मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक बताया तो नॉर्मल फोर्स का, नॉर्मल फोर्स का आपने पहले भी पढ़ के रखा हुआ है कि नॉर्मल फोर्स इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, और हमेशा बॉडी को दबाने की कोशिश करती है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स का डायग्राम मुझे बनाने के लिए बोला जाएगा यहाँ पे,
तो इसके लिए बोला जाएगा, देखो क्वेश्चन, ड्रॉ द नॉर्मल फोर्स ऑन द फॉलोइंग बॉडीज। इजी इजी मैं नहीं करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। अब ना मैं कुछ अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। शायद ये मैंने पहले भी करवाया होंगे, लेकिन फिर से करवा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है। दीवार है ऐसे, तो नॉर्मल फोर्स किधर दिखाया जाएगा? तो यहाँ पर ये रॉड है, रॉड के दोनों तरफ सरफेस, याद रखना, दोनों तरफ रॉड, इस पॉइंट के दोनों तरफ रॉड नहीं है, लेकिन दोनों तरफ क्या है ना, दीवार है। तो नॉर्मल फोर्स जब भी ड्रॉ करना है तो इट इज ऑलवेज नॉर्मल, ठीक है। अगर तो देखो ना, अगर दोनों तरफ सरफेस अगर होते हैं ना, तो हमको कंफ्यूजन नहीं होता है, ऊपर कहीं भी ड्रॉ कर, इधर ऊपर नीचे ड्रॉ कर सकते। लेकिन जब ऐसे सवाल आते हैं तो जिधर तुमको दोनों तरफ सरफेस दिखे उसकी ड्रॉ करो नॉर्मल। तो यहाँ पे नीचे में बॉल है पॉइंट के, ऊपर में बॉल है, तो नॉर्मल फोर्स पे कैसे ड्रॉ करूंगा? ऐसा। अब यहाँ पर देखो, इधर में सरफेस है, इधर में सरफेस है, नॉर्मल फोर्स पे कैसे ड्रॉ करूंगा? ऐसे। जिधर तुमको जिस पॉइंट के ऊपर नीचे सरफेस दिखे उसके ड्रॉ कर दो तुम नॉर्मल, क्योंकि कभी कभी एक एक बॉडी का सरफेस दोनों तरफ ना भी हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रॉड इस पॉइंट के ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे इस पॉइंट के क्या है? दीवार, तो दीवार पे ड्रॉ कर दो। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे इस दोनों तरफ क्या है? इस पॉइंट दीवार है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अगर ये सवाल अगर ऐसा आता है, ये वाला जो है ना, जब तुम रोटेशन चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पे देखोगे कि ऐसे करके रॉड है जो कि दीवार पे ऐसे पड़ी। अब देखो, यहाँ पर दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ रॉड है, दीवार दोनों तरफ नहीं है, दोनों तरफ क्या है? रॉड है। तो ऐसा नॉर्मल ड्रॉ करो जो कि परपेंडिकुलर हो उस सरफेस के जो दोनों तरफ, ये एन ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, यहाँ पे एन दोनों तरफ क्या? दीवार है, एन टू ऐसे जाएगा, नॉर्मल ऐसे, ठीक है। अगर ऐसा सवाल हो, ऐसे रॉड है, ठीक है, और दूसरी रॉड ऐसे रखी हुई है, बोला नॉर्मल ड्रॉ करो, तो यहाँ पे तो कैसे ड्रॉ करो? मैं इस पॉइंट के ऊपर ना तो रॉड है, ना इस पॉइंट के ऊपर रॉड है। तो ऐसा जब भी सवाल आए ना, तो वहां पे दो नॉर्मल ड्रॉ करता है, एन एक्स एन वाई, ठीक है। दो नॉर्मल ड्रॉ कर दो जिसके कंपोनेंट कैसे हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। एंड टेक इट इन टू एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। और याद रखना है कि ऐसे जब नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं तो कोई नेसेसरी नहीं है कि हम एन एक्स और एन वाई को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही लें, ठीक है। कभी मान लो ऐसे भी सवाल आएगा तुम्हारे सामने कि यहाँ पे एक रॉड है जिसको ना ऐसे यहाँ पे ला करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे किल्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। ऐसे हमने रॉड ली और हमने इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, ठीक है, ऐसे किल्ट होकर के हमने रॉड को इंक्लाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे नेल है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा नॉर्मल, तो भाई नॉर्मल यहाँ पे हम कैसा लेते हैं? ऐसा लेते हैं, एन एक्स, ये एन वाई ले लेंगे और ये एन एक्स ले लेंगे। जब हमें कंफ्यूजन हो, भाई परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा हो, तो दो नॉर्मल ले लो, एन एक्स और एन वाई। अब ये सवाल अगर आता है कि वो एन एक्स और एन वाई हॉरिजॉन्टल होंगे, वर्टिकल होंगे, अलोंग द बॉडी होंगे, ऐसे होंगे, कैसे होंगे? तो वो जैसे हमारे सामने सवाल आता है ना, क्वेश्चन का लेवल देख करके, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ करके, ठीक है, हम वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि नॉर्मल कैसा लेना। हमारे अभी यहाँ तक ही खाली पढ़ना ये और ये वाले जो टॉपिक है हमारे रोटेशन में आए, ठीक है। जब रोटेशन चैप्टर में आएंगे तो हम लोग उसको करेंगे, लेकिन अभी तुमको मैंने समझा दिया, जब वो आएगा तो उसको करेंगे, ठीक है। वहां पर दूसरा सवाल, कुछ बेसिक बातें और मैं तुमसे पूछता हूँ कि जो तुम जी लेते थे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हर सवाल में, काइनेमेटिक्स में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, कहीं पर भी जी को क्या लेते थे? 9.8 या 10 लेते थे। क्या ये जी को हमेशा 9.8 लिया जाता है कि वो जी 9.8 से अलग भी वैरी हो सकती है? तो समझना इस चीज को, जब तुमको ताकि तुम्हें आगे में कभी दिक्कत ना हो, जब तुम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे क्या सीखोगे कि जो एक्स जी का फॉर्मूला होता है, जी एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, where m is the mass of the earth, ठीक है, r is the radius of the earth, h is the height। इस तरह के जब हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो वहां पे हम जाके सीखेंगे कि जब हाइट बहुत छोटी होती है, रेडियस, ठीक है, दैट मीन्स जब हाइट हो जाती है टिल 0.5 किलोमीटर,
तब तक की जी हम क्या लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमारा हाइट 0.5 किलोमीटर से बड़ा हो जाता है तो वहां पर जी क्या करने लगता है वैरी। हम अगर हाइट लेते हैं 1000। सर हाँ बोलो। हाइट किसका लेना है? हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस कैसे बोलते थे, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट हाइट 10 मीटर। लिखते ना सवाल, तो हम यहाँ पे पूछा जाएगा बताओ यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं लिखता था v इक्वल टू रूट टू जी एच। मैं जी को फटाक से क्या पुट करता था, जी इंटू 9.8 लिखता था, यही सॉल्व करते थे ना हम लोग। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बोला गया बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर एंड इट फॉल्स टू हाइट ऑफ 900 किलोमीटर, ऐसा सवाल दिया गया। ठीक है, 1000 किलोमीटर से बॉडी को फेंका गया और 900 किलोमीटर के पे जाकर के गिरता है, ठीक है, हाइट पे। ठीक है, तो बताओ उसकी रफ्तार क्या होगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये गिरा 100 किलोमीटर है। अगर मैं वहां पे रूट टू जी एच करके करने जाऊँ 9.8 इंटू 100, ठीक है, ये गलत हो, क्योंकि जब बहुत बड़ी हाइट होती है तो वहां पर जी क्या करने लगता है, वैरी, बहुत तेजी से वैरी करता है। इतने लंबे लंबे डिस्टेंस के लिए इतनी लंबी लंबी हाइट से जी का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। अगर वैसे सवाल अगर हमारे सामने आते हैं तो जब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में तो उसके लिए हम लोग वहां पे यूज करते हैं या तो कैलकुलस यूज करते हैं, बिकॉज वहां पे जी वैरी करता है। ठीक है, या तो वहां पे कैलकुलस यूज करते हैं, नहीं तो हम वहां पे यूज करते हैं कैलकुलस, और वी यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, वो सब यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि कभी कभी अगर ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे सामने सवाल अगर आ जाता है, कैन जी ऑलवेज बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, आंसर इज नो। फॉर हाइट 0.5 किलोमीटर अबव वी डोंट ट्रीट जी एज कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही सवाल होंगे। यहाँ पे ऐसा बोला जाएगा कि एक ब्लॉक को रखा जाएगा, और ये पूछा जाएगा कि इस ब्लॉक का मास हमें दे दिया जाएगा m, बताओ इस पे कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर इस पॉइंट के दोनों तरफ सरफेस है, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर टू दिस कर्व सरफेस, एंड परपेंडिकुलर टू द कर्व सरफेस इज एक्चुअली अ रेडियस, तो ये नॉर्मल ऐसे जाएगा। हाँ, दोनों एंड से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब बोला जाएगा कि ये क्वेश्चन जरा नोट कर लो ना अभी। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, दोनों एंड से एक नॉर्मल लेंगे सेंटर तक, वेरी गुड। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, वीडियो अभी एंड कर रहा हूँ। ठीक है,